नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी बीते, अपने परिवार के साथ में आप अच्छे से टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, पटाखे फोड़ें, पर एक लिमिटेड मैनर में, क्योंकि आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है। पर फिर भी आपकी दिवाली में जो भी आपके रेजोल्यूशंस पहले से लिए हुए हैं उनको आप कंटिन्यू करें, और इस सुबह से एक नई एनर्जी के साथ में, नए एफर्ट्स के साथ में अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर से सज्ज हो जाएं, फिर से अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एफर्टफुल हो जाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स। एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो रहेंगे। पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा मीथेन प्रॉमिस, क्या है इसमें जानेंगे। दूसरा, किस तरीके से ग्लासगो में बातें हुई है उनको हम अचीव कर सकते हैं, इन टॉक्स को कैसे वॉक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कही हुई बातें केवल बातें ही रह जाएंगी, नहीं, हमारे पास में सोल्यूशन भी होना चाहिए, कैसे हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल रहेगा द टीवी स्टूडियो क्लिनिक, कि जिस तरीके से कभी भी कोई ऐसा एक डिस्ट्रप्शन या कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें कि कोई यूथ की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी काइंड सिचुएशन, तो उस केस में क्या है कि टीवी स्टूडियोज़ पे एक्सपर्ट्स आके बैठ जाते हैं, इवन फिजिशियन, डॉक्टर्स, वो सारे बैठ करके और गाइड करना शुरू कर देते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए सारा शेड्यूल। उन सारे मिथ्स को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं राइटर गणेशन कार्तिकेयन। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जी आप अपनी लाइफ को अगर बैलेंस मैनर में जीना शुरू कर दोगे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन पे एक बार नज़र डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिटेल में। सबसे पहले है मीथेन प्रॉमिस। देखो, पिछले कुछ सालों की बात करें तो मीथेन ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया है ग्लोबल वार्मिंग को पुश करने में, और उसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसमें भी मीथेन का रोल अपने आप बन चुका है। तो ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग का अगर सेगमेंट देखें तो हम मेनली फोकस करते हैं कि एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रीज या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से ज़्यादा हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पर अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कोई सेगमेंट या कोई ऐसा एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है ना, कि जो ग्लोबल एमिशंस हो रहे हैं जिनमें एग्रीकल्चर या लैंड यूज चेंजेस के अलावा किसी की वजह से मीथेन की एमिशन है वो राइज हुई हो। मतलब यही बात क्या निकल के आ रही है कि एग्रीकल्चर या फिर लैंड के जो यूसेज हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसकी वजह से मीथेन एमिशन ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अगर आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो मीथेन एमिशन फार्म से लगभग 40% तक आता है। मतलब जितना एमिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट का रहता है, दैट इज़ फार्म सेक्टर। इसके अलावा पीटलैंड का डिस्ट्रक्शन। पीटलैंड ऐसे कि ऐसे एरियाज जहाँ पर वेजिटेशंस जो है वो डेड हो जाती हैं और मिट्टी के साथ मिक्स होने के बाद में वो एक तरीके से कोयले की तरह दिखना शुरू हो जाती है। लो ग्रेडेड कोल जो होता है ना, 4 कैटेगरीज होती हैं कोयले की, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो पीट होता है ना, वही एक तरीके से ये मिट्टी के साथ मिक्स जो ह्यूमस कंटेंट होता है उसी से एक तरीके से पीटलैंड बन जाती है, और उसी पीटलैंड को अगर हम डिस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे भी मीथेन का रिलीज होता है, क्योंकि वहां पर भी क्या है, प्लांट्स का रेजिड्यू कंटेंट है जो कि मिट्टी के साथ मिक्स्ड है। तो ऐसे में फार्म और पीटलैंड ये दो ऐसे आप कह सकते हो एरियाज हैं जहां से मीथेन का एमिशन हमारे यहाँ पर या इस अर्थ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में ग्लासगो में आपको पता है COP26 चल ही रहा है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने के लिए बहुत सारी बातें हुई। इंडिया ने भी अपने कमिटमेंट्स दिए हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। उसी लाइन में लगभग 80 कंट्रीज ने एक और रेजोल्यूशन लिया है। अब वैसे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, केवल एक प्लेज ली गई है, शपथ ली गई है, और उस शपथ में लीड किया है यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने, जिससे कि 30% तक मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा 2030 आते आते। ठीक है, तो ये एक और पुश है कि कैसे भी करके ग्लोबल वार्मिंग को हम मिटिगेट कर सकें। अब ये जो अनाउंसमेंट है इस तरीके से लग तो रहा है सब कुछ ठीक, पर यहां पर कुछ केवियट्स हैं, कुछ यहां पर वार्निंग्स हैं। देखो, यूएनएफसीसीसी की जो मीटिंग्स होती हैं वो देखो कॉमन प्लेसेस हैं,
जहां पर इस तरीके के प्रोमिसेस बहुत बार किए जा चुके हैं। पर सवाल यह है कि एक तरफ तो आपने मीथेन की बात कर दी, उसके रिडक्शन की, एक डिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा हो रहा है उसको डिसलरेट करना, उसको डिक्रीज करना, तो उसके लिए एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए। केवल एक आप कह सकते हो कि हाँ केवल बात कर ली, बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में एक्शन प्लान भी होना चाहिए। आपने अगर व्रत लिया है, शपथ लिया है, तो उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए भी काम करना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ये 80 कंट्रीज ने अपनी तरफ से ले तो ली शपथ, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, चाइना, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए हैं, कोई सपोर्ट नहीं दिया है। वजह क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पर डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में इन तीनों ने इस प्लेज में अपनी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, एक चीज़ ये भी थी कि जिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मीथेन एमिशन कट के लिए ये प्रपोजल रखा, उन्होंने इन तीनों कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया, तो ये एक बात ठीक थी। मतलब ये है कि मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के सपोर्ट की तो ज़रूरत है, पर वो अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं। वजह क्योंकि हम अभी भी इंडिया, चाइना, रशिया, ये अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है। हमारी जो इकोनॉमी में है बहुत बड़ा रोल है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्लोबल वार्मिंग एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीथेन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 80 टाइम्स मोर पावरफुल है। दूसरा, ये बात ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन की जो लाइफ एटमॉस्फेयर में वो कम है, पर जो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो इंसिडेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है, वो मीथेन का ज़्यादा निकल के आता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा मीथेन एमिशन को अगर हम कट करना चाहें तो हमें इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मिटिगेशन के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान एटलीस्ट तैयार होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि भाई कैसे हम मिटिगेट कर पाएंगे इस ग्लोबल वार्मिंग में जो मीथेन का कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि मीथेन एमिशन को हम रिड्यूस कर सके। तो उसमें कुछ कंटेंशियस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर की बात करो तो यहाँ पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंटेंशन क्यों रहने वाला है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। ऑयल और गैस इंडस्ट्री की बात करो तो आज भी हमारे यहाँ पर मानते हैं कि चलो ठीक है, फॉसिल फ्यूल से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं नेचुरल गैस की तरफ, क्लीनर फॉसिल फ्यूल की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसे कि नेचुरल गैस को बोलते ही हैं कि हाँ जी ये क्लीनर फॉसिल फ्यूल है, एमिशन इक्वल टू ज़ीरो है। पर सवाल ये आता है कि नेचुरल गैस को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो नेचुरल गैस का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन ही तो है। तो उस केस में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? और पिछले 10 सालों में नेचुरल गैस कंजम्पशन लगभग 50% तक राइज हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड हाईएस्ट अगर मीथेन एमिटर कोई है तो वो क्या है, नेचुरल गैस यूसेज। इसके अलावा लोगों को आप इस चीज़ के लिए परसुएड करो, राजी करो कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करो, फार्म प्रैक्टिसेस को चेंज करो। ये एक ऑप्शन बनता है, क्योंकि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, अगर चावल की खेती ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा मीथेन एमिशन होता है, और जिस तरीके से हमारी डाइटरी हैबिट्स होती है उसी तरीके से एग्रीकल्चरल पैटर्न बनता है। तो इस केस में डाइटरी हैबिट्स और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अगर हम डाइवर्ट करना चाहें, चेंज करना चाहें, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मिनिमाइज किया जा सके, पर वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इतना आसान नहीं है कि हम जल्दी से स्विच कर जाएं। ठीक है ना। तो दूसरे सेक्टर्स में देखो, केवल हम ये कहें एग्रीकल्चर को स्विच कराएं या फिर नेचुरल गैस से स्विच कराएं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, कुछ और ऑप्शंस हैं जिनमें हम स्विचिंग कर सकते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात की जाए तो उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि फ्यूल इंडस्ट्री, ठीक है, लगभग 75% तक रिडक्शन कर सकती है मीथेन एमिशन में, केवल और केवल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंटली यूज कर लिया जाए तो। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है। दूसरा, यूएस कांग्रेस में ओबामा एरा की बात है, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए यूएस एनर्जी सेक्टर को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हैं ना कि कैटेगरिकली अप्रोच बनाई थी। पर वही चीज़ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें रिग्रेसिव मैनर में चली गई और क्लाइमेट को रख दिया ताक पे। ठीक है, अब बाइडेन और एडमिनिस्ट्रेशन आया है
तो उन्होंने फिर से स्ट्रिक्टर रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, पर्टिकुलरली बात करें तो एनर्जी सेक्टर में, जिससे कि मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, और जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। तो बोला इसमें हम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं, इस पे अभी यूएस काम भी कर रहा है। इसके आगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो स्पीच हुआ ग्लासगो में, उसमें देखो उन्होंने ना तो इंडिया को टारगेट किया, ना चाइना को, ना रशिया को, पर उन्होंने अपनी तरफ से एग्जॉर्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज हैं वो मीथेन एमिशन को कट करने की प्लेज को अब ज्वाइन करें। ठीक है, हिस्ट्री में अगर देखें तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी देखो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी का मतलब कि कोई भी एक टारगेट आपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बोल दिया, और उस क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने के जो टारगेट आपने फिक्स किया उसमें कौन कौन से कंट्रीज आपको फेवर कर रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ऐसे में मीथेन के लिए भी एक ये कॉम्पैक्ट निकला है जिसमें मीथेन एमिशन को चेक करना है। अब देखो इंडिया जो है वो टॉप 3 एमिटर्स में से एक है मीथेन एमिशन की अगर बात की जाए तो ऐसे में इंडिया के लिए तो देखो सीधी सी बात है कि हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। तो सवाल ये है कि क्या कर सकता है इंडिया, तो देखो हमें एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एक पुश करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें नॉन मीथेन बेस्ड जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो। इसके लिए फार्मर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे मीथेन रिडक्शन भी हो जाए और साथ में लाइवलीहुड के ऊपर भी अटैक ना हो। इसके अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर की बात भी करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट अगर लाइव स्टॉक की बात करें नंबर्स में तो वो इंडिया में है। तो उस केस में भी हमें कहीं ना कहीं लाइव स्टॉक से भी मीथेन एमिशन बहुत होता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें सोच समझ करके आगे चलना और रिसर्च पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पैडी कल्टीवेशन की बजाय हम डाइवर्सिफाइड मैनर में क्लाइमेट फ्रेंडली जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जैसे ऑयल सीड, लेग्यूम्स, इनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें टेक्निकल एडवांसमेंट लाना चाहिए और वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए, तब जा करके हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज को कर्व करने का, वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे, इंडिया कैसे कर सकता है वो भी हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वॉकिंग द ग्लासगो टॉक्स। अब देखो इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें बताई है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया ने क्या कमिटमेंट दिए हैं, इंडिया का क्या एमिशन कट रहेगा, कितना रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन रखना चाहते हैं हम। इसके अलावा पावर सेक्टर में एमिशन जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो अलग अलग रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये है कि इंडिया जो है वो फॉसिल फ्यूल यूटिलिटी के ऊपर पीक पे चल रहा है, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। कभी केरला, कभी उत्तराखंड में फ्लड्स आ रही हैं, कभी ड्रॉट्स, कभी हीट स्ट्रेस आ रही है। तो सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये है कि इन चैलेंजेस को, जिसमें एक तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी और दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें रेपरकशंस देखने को मिल रहे हैं वो, तो इनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को मीट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए जा रहे हैं। उन 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे ही हम टू द पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट वन इज इंडिया को अपने एमिशन रिडक्शन को क्लाइमेट अडेप्टेशन के साथ में कंबाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा एनवायरमेंटल जस्टिस को हमें लोगों को और नेचर दोनों के साथ में कंबाइन करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि अगर एक लेवल तक, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक लेवल तक ही रिड्यूस कर सकते हैं एमिशंस को, क्योंकि हमारे पास में जब तक एफिशिएंट, अफोर्डेबल और चीप ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी तो हम कैसे एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं एक लेवल के बाद में, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सस्ता ऑप्शन निकालना पड़ेगा, ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। तब अगर हम रिड्यूस करेंगे एमिशंस को तो देखो एक बात बन जाएगी। पर अगर हमने वहां पर डेवलपमेंट को और हमारी प्रोग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करके फिर अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया एमिशंस को रिड्यूस करना, तो फिर देखो हम वल्नरेबल रह जाएंगे इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैलेंस बनाने की क्या जरूरत है कि क्यों ना हम हमारा जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बनाएं, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी रखें और साथ में एमिशंस को भी रिड्यूस करें। दोनों में हो गया एक कॉम्बिनेशन। फिर आ जाओ कि एनवायरमेंटल जस्टिस, दैट मीन्स कि हम एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब कि जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जी हम
जितना डेवलप इस एमिशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं उसमें डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरा के बाद से अब तक लगातार अगर एमिशंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज का रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी उतनी ही होनी चाहिए। सेम चीज़ आप इंडिया में भी तो लगा सकते हो ना, कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कि लग्जरी आइटम्स को यूज़ करते हैं, तो उन पर भी तो उनकी भी तो जवाबदारी ज़्यादा होनी चाहिए ना। एक ये क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए पीपल, लोगों के साथ में और नेचर के साथ में। अब देखो जस्टिस में इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि आप जो है वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करो। इसका मतलब क्या हो गया कि गरीब लोगों को जो सहायता दी जाती है उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके अलावा रूरल डिस्ट्रेस जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पेंडेमिक ने इसे और ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उस पर ध्यान देते हुए हमें हमारा एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि गांवों के डिस्ट्रेस को भी हम हैंडल कर सकें, जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी भी ना हो और एमिशन को भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्सट्रीम वेदर इंसिडेंट जो आते हैं, कभी फ्लड्स आ रही, कभी ड्रॉट्स, कभी हीट वेव्स, तो इनको हम कंट्रोल, कभी साइक्लोन इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते चले जाए, उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए क्या किया जा सकता है? एक जिस तरीके से 20th सेंचुरी में सिविक मूवमेंट चले थे ना सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटीज में, उसी के लिए हमें एक क्लाइमेट मूवमेंट चलाने की जरूरत है। और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वोकेबलरीज तैयार करो। वोकेबलरीज से क्या होगा, जिससे कि लोगों के बीच में वो वर्ड्स जब घूमना शुरू होंगे ना, कॉमन बातचीत में जब वो आएगा, तब वो एक मूवमेंट, एक अभियान के तौर पे चल पाएगा। और जब वो एक मूवमेंट के तौर पे चल पाएगा तो चीजें अपने आप ही सही होगी। क्योंकि जब तक सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, तब तक सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन बताया जा रहा है। अब देखो नेचर जो है वो देखो हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी है अगर हम कुछ भी प्रोडक्टिव काम करें। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इंडिया को अपने लिए जो भी प्लान हम कर रहे हैं, आज इंडिया की अगर बात करें, देखो हैबिटाट्स की बात करें, स्नो लाइन से लेकर हिमालयन एरियाज की बात करो, वहां पर बिल्कुल हाई पीक्स के ऊपर, हाई पीक्स मतलब अच्छी खासी एल्टीट्यूड के ऊपर लोग रहते हैं, जो स्नो लाइन है उसके ऊपर से लेकर कोस्टल लाइन, समंदर के पास तक हमारे यहाँ पर हैबिटेशन कंटिन्यू है। तो ऐसे में हमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइवलीहुड को प्रिवेंट करना और लाइवलीहुड प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो हमें इको सेंसिटिव एरियाज को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, सोच समझ करके वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर बाद में हम क्लाइमेट क्राइसिस के सामने कोलैप्स कर जाएंगे। राइट, तो ये चीज़ बताई जा रही है। देखो इसमें प्रॉपर एक रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट कैपेसिटी तैयार हो, ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करने हो तो वो भी करो, और साथ में एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो भी हम रूल रेगुलेशन तैयार करें, साथ में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे हम काम कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया कि कंबाइन करो आप, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन तैयार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहां पर आ जाता है कि जो कॉरपोरेट इंडिया है, प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम फिर से इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर राइटर्स के द्वारा, कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, हमारी जो स्ट्रगल चल रही थी, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था, उसमें आज आप देख सकते हो, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, इनका नाम, ठीक है, तो इन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया था, और इनको मौका भी पूरा दिया गया था कि आप आगे बढ़ो, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज जब ग्रो करेंगी तो फिर हम इन अंग्रेजों को जवाब दे पाएंगे। तो इसी चीज के लिए आज 21st सेंचुरी में जो इंडियन इंडस्ट्रीज है ना, इन कंपनीज को हम इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रीन डेवलपमेंट के लिए पुश दे सकते हैं और इनको आगे आना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 से शुरू हुआ था, वो प्रैक्टिसेस आज भी हमें पुश करती हैं। उसमें केवल बड़े प्लेयर्स का रोल नहीं है, आज एमएसएमईज भी हैं, वो भी डीकार्बोनाइजेशन ट्रेजेक्टरी के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं एमएसएमईज, वो इस तरीके से करें जिससे कि कार्बन एमिशन मिनिमम हो। इसके अलावा जो इंडियन बिजनेस हाउसेज हैं, उनको भी ग्लोबल कॉरपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इंटरनेशनल कोई कंपनी है जिसके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वो अगर इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे तो इंडिया को बहुत फायदा होता है। और ये आप जानते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो फायदे होते हैं।
एक फ़ायदा तो होता है पैसा आता है, और दूसरा फ़ायदा होता है वहाँ से बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हम अवेल कर सकते हैं। इसीलिए तो एलपीजी पॉलिसी के बाद में हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो देखो, एक साइंस बेस्ड नेट जीरो प्लेज होना चाहिए कि विज्ञान के आधार पर जो भी हम एमिशंस को कंट्रोल करना चाहें वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सीमेंट हो, स्टील हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में ये चीज एप्लीकेबल हमें करनी है। फिर जो थर्ड पॉइंट है जो राइटर्स यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं वो है कि हमें डीकार्बोनाइजेशन को डिलीवर भी करना है और डेवलपमेंट भी लेकर के आना है। अब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है, तो इसके लिए एक डेमोक्रेटिक मैनर में डेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट्स के बीच में इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर के हम हमारे कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, रिएक्टिव की बजाय हमें प्रोएक्टिव प्लानिंग बनानी होगी। ऐसा नहीं कि हाँ जी जब आग लग गई फिर उसके बाद में हम रिएक्ट करेंगे। आग लग सकती है, ऐसा हमें आइडिया है तो हम पहले से ही क्यों ना प्लान करके रखें कि जी यहाँ कहाँ पर कुआं होगा और कहाँ से पानी निकाला जाएगा। एग्जैक्टली तो रिएक्टिव की बजाय हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इसके अलावा पॉलिसीज़ हो वो एविडेंस बेस्ड हो, ऐसे नहीं तुक्के में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में जो भी एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर की जाती है। ये जो अलग अलग फोराज हैं, इंटरनेशनल फोराज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही तो है ना कि हम कैसे मिलकर के साथ में काम कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर राइटर एक इनोवेटिव आंसर दे रहे हैं कि हम एक लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क तैयार कर सके क्लाइमेट लॉज के लिए। और इसके लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने भी इस तरीके का प्रोग्राम अपनी तरफ से बताया हुआ है कि वाकई में हमें लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन तैयार कर लेना चाहिए, जो कि क्या होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ साथ में जो भी दूसरे की प्लेयर्स हैं उनको हम एंगेज कर सकें। इसके लिए प्रॉपर क्लाइमेट गवर्नेंस भी हम तैयार हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होनी चाहिए। क्लाइमेट गवर्नेंस को प्रमोट करना है, और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमें एक कहते हैं ना कि सेगमेंट्स में जो डिवाइडेड है उन सेगमेंट्स को हमें इंटीग्रेट करना होगा। जैसे हमें प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान देखा था, नेशनल मास्टर प्लान, तो उसमें क्या था कि स्पीड से प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाए। जो सीलोज में मिनिस्ट्रीज हैं उन सीलोज में मिनिस्ट्रीज को हम इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो फिर जो हर्डल है ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, उसको रिड्यूस करना पॉसिबल हो पाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर हमें क्लाइमेट के लिए भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो COP26 देखो एक बोल्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर सवाल यह है कि बात जो हो रही है ना उस पर एक्चुअल में एक्शन भी लिए जाएं, तब जाकर के हम बेटर फ्यूचर है वो इंश्योर कर पाएंगे, ग्रीनर फ्यूचर है वो इंश्योर कर पाएंगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस थे। आपने जो पहले से हमने आर्टिकल पढ़े थे उन्हीं में ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द टीवी स्टूडियो क्लिनिक्स। देखो आर्टिकल में गणेशन कार्तिकेयन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें निकल के आती हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं जब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है कि हाँ किसी एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल अभी की बात की जाए कि कर्नाटका के एक यंग एक्टर, ठीक है, पुनीत राजकुमार, इनकी डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कुछ नॉन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कुछ फिजिशियन हैं, वो आकर के और टीवी पे और अपनी तरफ से कमेंट्री देना शुरू कर देते हैं कि जी क्या करना चाहिए, कैसी परिस्थितियां चल रही हैं जिसकी वजह से आज इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। अब इन चीज़ों को लेकर के जो यूथ है उनके दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है कि भाई क्या इंडियन या साउथ एशियन होने के नाते हमें क्या मरना ही है, जल्दी से जल्दी मर जाएंगे हम, क्या हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका कोई हमारे साथ में लिंक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूथ की हार्ट अटैक की वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटीज़ जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। तो ये जो एक सिनेरियो बना हुआ ना, बोले इस मिथ को थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजाइटीज़ क्रिएट होती है ना, और एंजाइटीज़ फिर बाद में देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देता है, और वो भी कौन सा डर जो अनवांटेड है, जिसका कोई बेस ही नहीं है। सबसे पहला डर तो ये कि जी मैं एक इंडियन हूं तो क्या मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी,
तो सवाल इस, या फिर मैं एक इंडियन हूं, पाकिस्तानी हूं, बांग्लादेशी हूं, श्रीलंकन हूं या साउथ एशियन हम जिसको बोल सकते हैं, तो क्या मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है यंगस्टर्स में। तो यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जी एक बार, अच्छा फिर ये बोला जाता है कि एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, दैट मीन्स कि हाँ जी मेरे परिवार में पहले से किसी की बीमारियां हैं तो उस चक्कर से वो बीमारियां मेरे भी लग जाएंगी, एक तो ये दिमाग लगाया जाता है। दूसरा ये कि यंगस्टर्स की हमारे यहाँ पर डेथ होती है तो उसमें यह बताया जाता है कि आप इंडिया हो, इंडिया में रहते हो, इंडियन लोगों का जो तरीका है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। पर यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक बार अपनी एक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन कहां पर है जी? नंबर्स में इंडिया में है कि नहीं? तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज से हम खुद को कंपेयर करें, डेवलप्ड कंट्रीज में बूढ़े लोग हैं वहां पर ज्यादा, तो वहां पर डेथ ज्यादा किसकी होगी? जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसी में तो डेवलप्ड कंट्रीज में बूढ़े ज्यादा मर रहे हैं। जबकि हमारे कंट्री में यंगस्टर्स की एज ज्यादा है, तो यंगस्टर्स में अगर केस कोई आ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन होने की वजह से आपकी हार्ट अटैक की और ये बीमारियां चलती चली जाएंगी। तो एक तो हमारे यहां पर क्यों यंगर लोगों में पॉपुलेशन, मतलब आप कह सकते हो ये डेथ रेट ज्यादा आ रही है, एक तो है नंबर्स ज्यादा हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अगर देखें तो यंग एज की कैटेगरी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी आती है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि हम जो इंडियंस हैं वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते और हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं। हमारी जो इंटेक है ना वो ऐसी रहती है कि मानो जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का फैलना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन रह सकती हैं। तो ये जो डाइटरी हैबिट्स है ना, इसकी वजह से और हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन बीमारियों को लेकर के। ठीक है, तो इसलिए जो हार्ट अटैक का जो केसेस आ रहे हैं ना साउथ एशियन यूथ में, वो इसी वजह से आते हैं। इसके आगे एक सवाल ये पूछा जाता है कि इंडियन मेल जो हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई, क्या उनको हार्ट डिजीज के लिए टेस्टिंग करानी चाहिए? तो राइटर ये बोलते हैं कि जब आपको कोई चीज़ सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे हैं आपकी बॉडी में, तो फिर बात ये आ जाती है कि ये बार बार में सीटी स्कैन कराना, ईसीजी करवाना, बोले ये खुद हार्मफुल हो जाती हैं। कोई भी डॉक्टर अगर आपको रिपीटेडली सीटी स्कैन्स के लिए बोले ना, तो वो मान के चलो कि आपके लिए खुद के लिए हार्मफुल है। तो इस सिचुएशन में तो रिपीटेडली केवल टेस्टिंग कराना भी ठीक बात नहीं रहती, क्योंकि फिर इनमें भी हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में आपको केवल और केवल कोई कह दे कि हाँ चेकअप करवा लो, रिपीटेड चेकअप करवा लो, तो चेकअप कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेकंड सजेशन जो राइटर दे रहे हैं वो ये कि अगर आपके पास में रेगुलर एक्सरसाइजेस का पैटर्न बना हुआ है और आपके पास में कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हो। एडिशनल टेस्टिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी कि मान लो कोई सेडेंट्री मेल है जो कि वाकई में काम नहीं करता और आप कह सकते हो कि हेल्दी भी हो सकता है, तो उस केस में वो चाहता है कि हाँ जी मैं एक्सरसाइज करूं, तो उसके लिए आप सिंपल सा तरीका अपनाओ ना। एक सेंसिबल अप्रोच होती है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी एक्सरसाइजेस का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे राइज करो, एकदम से हैवी एक्सरसाइजेस मत करो। सिंपल सी बात है। इससे क्या हो जाएगा, हाँ ये आप जरूर देखें कि आपके अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की इशू है या कोई डायबिटिक पेशेंट हैं आप, तो उस केस में आप अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट करते रहें, तो प्रॉपर मेडिकेशन भी चलती रहेगी और हल्की हल्की एक्सरसाइज भी करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिजुविनेट कर जाएगी, रिकवर कर जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेलीविज़न पे जो लोग बैठ जाते हैं ज्ञान देने के लिए शुरुआत कर देते हैं, वो बोले इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, और साथ में राइटर एक ही भी चीज़ लास्ट में एक भी चीज़ बोल रहे हैं कि देखो जो इंडिविजुअल्स जो अलग अलग अपने टीआरपीज को बढ़ाने के लिए या फिर जो अपने टीवी शोज पे आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट बरतने की ज़रूरत है। अगर वो इसी तरीके से करते रहेंगे तो आप देखो सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते चले जाएंगे। तो अपनी टीआरपी को और अपनी पैसे कमाने की जो भूख है उसको अगर ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे और इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल इश्यूज़ को केवल अपने हिसाब से दूर बैठे बैठे कहते हैं ना कि बालों से बाटी सेकना शुरू कर दोगे, तो मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसे में एक प्रॉपर मैनर में आप देखो, एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते हमें भी इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाकई में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अब टीवी पे किसी ने कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हेडेक ले लेनी चाहिए। हमें हमारी खुद की रियलिटी हमें पता अच्छे से कि हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं, कितना खाते हैं, क्या खा रहे हैं,
और क्या क्या इश्यूज का सामना हो रहा है, तो उससे रिलेटेड फिजिशियन से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि फोन पे या फिर आप मतलब टीवी पे किसी को देख करके। हाँ, फोन पे आप टेली मेडिकेशन ले सकते हो कि हाँ मेरी ये सिचुएशन है, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये भेज सकते हो, तो वो एक अलग सिचुएशन बनती है। साथ में राइटर जो बोल रहे हैं वो ये कि भाई 15 एक कोई, अब ये जो एक्टर की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोले एक्सरसाइज करते थे जिम में, और अभी सिद्धार्थ शुक्ला करके एक बॉलीवुड के इंडिविजुअल, उनकी भी डेथ हुई थी, बोला हार्ट अटैक समथिंग था उनके भी, और इनके भी यही इशू रहा है। तो बोले जिम में जो एक्टिविटीज की जाती है, बोला उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सवाल ये है कि जिम में, राइटर बोल रहे हैं कि जिम कोई करने जाता है, एक्सरसाइज अगर करने कोई जाता है ना, तो उस केस में 15 लाख बार वो मतलब एक वो आता है पॉइंट कि 15 लाख बार वो अपने वो लेता है, जैसे कि सेट्स लेता है ना, बाउट्स जिनको बोलते हैं, जिनको हम सेट बोलते हैं, तो 15 लाख सेट्स लेता है, तो उनमें से एक सेट अगर गड़बड़ हो जाता है तो एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। मतलब वो एक सेट ही है, वो गड़बड़ करता है 15 लाख में से एक, तो प्रोबेबिलिटी देखो आप कितनी कम है। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल अगर हफ्ते में 5 दिन जिम करने जाता है, एक्सरसाइज करने जाता है, और उसमें अगर देखें 5 घंटे जाता है, तो अपनी पूरी जिंदगी में वो 15,000 बाउट्स करता है, ठीक है, 15,000 सेट्स लेता है। अब 15,000 सेट में 15 लाख में से जब एक हो सकता है, एक केस बिगड़ता है, तो आप ये बताओ 15,000 में से कितना हो जाएगा, और भी कम। मतलब एक बंदे की जिंदगी में एक्सरसाइज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही कम, रेयर केस है। अब ये जो हम इंसिडेंट 2 देख रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला का, और ये जो अभी एक्टर जिनकी डेथ हुई है साउथ में, ठीक है, पुनीत राजकुमार की, तो बोले ये एक्सेप्शनल है। मतलब वो कहते हैं ना कि मिसफॉर्चुनेट रहे या अनफॉर्चुनेट रहे कि इनके साथ में वो इंसिडेंट हो गया, और यूथ है, क्योंकि यूथ हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में। तो ऐसे में देखो, इस केस को आप एथिक्स में भी कंटेक्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि एथिक्स में जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स बन के, और जो आप कह सकते हो जिनके बारे में इतना, जिनको एक होता है ना कि ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। तो आप अपनी खुद की लाइफस्टाइल को सही से बैलेंस करो तो ठीक रहता है। पर ये बात भी ठीक है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रियल में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी तरीके से गाइड किया है लोगों को, वो भी देखो अपने आप में ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम तो देखो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमें तो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें समझनी पड़ेगी। हम एक चीज़ के फेवर में दूसरी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अब ये टीवी पे जो आते हैं, उन लोगों से बहुतों को फायदा भी होता है, ऐसी बात भी नहीं है। पर हाँ, बिल्कुल ब्लाइंडली हम इनके ऊपर विश्वास करें, या फिर हाँ जो कह दिया वो सही है, केस टू केस वेरी करता है ना। पुनीत राजकुमार के साथ में क्या पता और कोई सिचुएशन और इश्यू था जो कि हमारे साथ ना हो, तो हमें थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये है हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा। इसके आगे अगर देखें, उर्दू को लेकर के आर्टिकल है, उर्दू इन अस। देखो उर्दू को लेकर के बहुत खालिद आलवी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है कि इग्नोरेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और आज के टाइम पे जो इमेच्योर पॉलिटिक्स है उसकी वजह से तो कुछ ज़्यादा ही, कि बोले उर्दू के वर्ड्स हैं उनको हटा दिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट हो इनको लेकर के, जैसे कि दिवाली का जश्न, बोले जश्न क्यों है, इसकी बजाय हमें महोत्सव, या फिर ये जश्न उर्दू वर्ड है, इसको हटा देना चाहिए एडवर्टीजमेंट से। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि उर्दू तो हमारी ज़िंदगी में बहुत हद तक आप कह सकते हो इनकलकेटेड है। जैसे कि पंजाब में रामलीला की बात करो, वो उर्दू में होती है। फरीदाबाद की बात करो, कन्नड़ लैंग्वेज के लगभग 4,000 ऐसे शब्द हैं जो कि पर्शियन ओरिजिन से हैं, और पर्शियन ओरिजिन से उर्दू है, ठीक है। इसी तरीके से कर्नाटका में उर्दू, कर्नाटका के शहर हैं उनके नाम हैं, वो भी उर्दू के नाम हैं, वो आदिल शाही इरा हुआ करता था उसके हैं। इसके अलावा लिटरेचर की बात कर लो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। 300 से ज़्यादा हिंदुओं में जो जातियां हैं उनका ओरिजिन उर्दू नाम से है। तो आप कहाँ कहाँ से हटाओगे, उर्दू हमारे अंदर बहुत हद तक बैठी हुई है। और एक ये कल्चर है, रिलीजन से एसोसिएटेड लैंग्वेज नहीं होती है कभी भी, हमेशा लैंग्वेज है वो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ में। तभी तो कोई ज़माने में लिटरेचर किस टाइप का लिखा जाता था, आज लिटरेचर कोई और तरीके का लिखा जाता है। आज इंग्लिश की डिक्शनरी में भी हर साल बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते हैं जिनमें हिंदी के वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हिंदी के भी ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर इंग्लिश के एज इट इज़ वर्ड्स लिखे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, जो एक कह सकते हैं ना कि कनेक्टिविटी है लैंग्वेजेस की, हम उसको हटा नहीं सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, इनके बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जो कि उर्दू में लिखे हैं उर्दू के स्कॉलर्स ने, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी रहे हैं जो कि संस्कृत में इनके अंदर इनको एक्सपर्टाइज था, जैसे अल बरूनी, ठीक है, वो इस्लामिक इरा के शानदार ग्रेट लिटरेरी फिगर हैं, उनका वो संस्कृत के स्कॉलर भी हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो वेदों की, गीता की, इनकी एनसाइक्लोपीडिया बनाई थी उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल्स बार बार में एक ही चीज़ शो करते हैं कि जी उर्दू जो है ना वो हमारे अंदर अच्छे से बैठी हुई है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा समझदार पागल इंसान था वो, ठीक है, हिस्ट्री में वो बंदा भी संस्कृत का शानदार स्कॉलर हुआ करता था। इसके अलावा आप देख सकते हो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक, उसने भी एक अपनी तरफ से एक आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ही तैयार कर दिया था वेदों पुराणों को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अकबर के पीरियड के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे काम हुए थे, जैसे कि अकबर ने अब्दुल कादिर बदायूनी की लीडरशिप में, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की लीडरशिप में एक अपनी तरफ से सेटलमेंट ही ऐसा फिक्स कर दिया था कि जी अथर्ववेद, रामायण और सिंहासन बत्तीसी, इनका ट्रांसलेशन किया जाएगा पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अलावा भगवत गीता, इनका ट्रांसलेशन करवाया गया। और देखो जब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होता है ना, उससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत मिलता है, जैसे कि उपनिषद जो हैं आज फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन ट्रांसलेशंस में चल रहे हैं, तो तभी तो लोग पढ़ पा रहे हैं ना, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को तभी तो अवेयरनेस है। हमारे अगर यहाँ पर हिंदी में वेस्टर्न सोसाइटी से रिलेटेड कोई स्टोरी है तो हमारे यहाँ के लोग कितनी आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ये तो एक इंटरेक्शन का काम है। हमारी सोसाइटी, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे इग्नोर कर पाएंगे, वो बहुत ही मुश्किल अपने आप में। हमारे यहाँ पर 10,000 ऐसे सिटीज़ और गांव हैं जो कि उर्दू नेम्स के ऊपर चल रहे हैं, तो आप उनको चेंज करोगे। इवन हिंदी के जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल तुलसीदास, उन्होंने भी उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए अपनी राइटिंग में, जैसे कि मिस्किन, मुजरा, गरीब नवाज, मनसबदार, रजाई, ऐसे ही साहिब, सारतंग, गुलाम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो तुलसीदास ने अपनी पोइट्री में यूज़ की हैं। तो बोलो उर्दू तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, हम ऐसे दूर नहीं कर सकते। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत बुक है, ठीक है, तुलसीदास तो है ही, मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर लो, इन्होंने भी अपनी हिंदी की शॉर्ट स्टोरीज में बहुत सारे उर्दू वर्ड्स यूज़ किए हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपने स्पीच में उर्दू की वर्सेस बोल देते हैं, गज़ल बोल देते हैं नादी फाजली की पार्लियामेंट में। तो उर्दू जो है ना इंटीग्रेटेड है, ऐसे सेपरेट नहीं हो पाएगी। और उर्दू ही नहीं, हर एक लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो ये राइटर जो है वो उर्दू के क्रिटिक हैं, है ना। आगे चलते हैं अब बाकी बची हुई न्यूज़ पे, आर्टिकल्स पे। देखो एक तो है जॉब टू बी डन, नरेगा से संबंधित ये आर्टिकल है। नरेगा में फंडिंग की शॉर्टेज चल रही है, जबकि ये बहुत सारा जॉब अवेलेबल कराता है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेन पेज पे हमने पूरा डिटेल देख लिया था, आप एक बार नज़र मारोगे तो रिकैप हो जाएगा। इसके अलावा ये नीचे वाला आर्टिकल है रेवेन्यू गेन्स सिल्वर लाइनिंग। देखो अभी जीएसटी कलेक्शन हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, ये राइज हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट है वो डाउन हो रहा है, तो चलो अच्छी बात है, सिग्नल अच्छे हैं। अब ये डेटा क्या है, टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा लेट हो गया, मैं दिवाली के चक्कर में कल थोड़ा लेट सोना हो गया था, बातचीत करने लग गए थे कहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।